सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है महानतम वैज्ञानिक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सबसे महान या कह सकते हैं सर्वाधिक महान वैज्ञानिक के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 महानतम वैज्ञानिक। तो चलिए पहले पाठ परिचय जानेंगे। बच्चों, हमने आसपास दिव्यांगों को देखा है। उन्हें देखकर हमारे हृदय में दया की भावना उत्पन्न होती है। तो दिव्यांग यानी कि जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब होता है, बेकार होता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे दिव्यांगों को देखा है और उनको देखकर हमारे अंदर दया का भाव आ ही जाता है। हमें लगता है कि व्यक्ति लाचार होते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। इस पाठ में हम ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ेंगे जिसने शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम होने के बावजूद उपलब्धियों की उन बुलंदियों को छुआ जिन्हें छूना उन लोगों के लिए भी कठिन होता है जो एक स्वस्थ और सबल शरीर के मालिक होते हैं। ऐसा उस महान शख्सियत ने केवल अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बदौलत कर दिखाया। तो हमारे मन में मतलब ऐसे व्यक्तियों को देखकर दया की भावना होती है कि बेबस है, लाचार है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये पाठ हमें ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताएगा, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बताएगा, महानतम वैज्ञानिक के बारे में बताएगा जो कि दिव्यांग थे और उन्होंने ऐसे कार्य करे जो कि एक स्वस्थ शरीर वाला भी नहीं कर सकता। तो चलिए पढ़ते हैं। और ये उन्होंने कैसे किया? अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। पढ़ते हैं पाठ महानतम वैज्ञानिक। इस पाठ में हम एक ऐसे महानतम वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल चलने फिरने में अक्षम हो, बल्कि इतना अक्षम हो कि मस्तिष्क को छोड़कर उसके शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल या यूं कहें कि निर्जीव हो चुका हो। तो ये पाठ है सर्वाधिक महान वैज्ञानिक के बारे में जो कि केवल चलने फिरने में अक्षम नहीं थे, केवल चल फिर नहीं सकते थे, बल्कि उनके मस्तिष्क को छोड़कर, दिमाग को छोड़कर पूरा शरीर ऐसा था शिथिल, या हम कह सकते हैं कि उसमें जैसे जान ही ना हो, निर्जीव सा था। ठीक है, वह एक भी शब्द बोल नहीं सकता हो लेकिन लंबे लंबे व्याख्यान देता हो। एक भी शब्द ना बोल पाता हो लेकिन फिर भी व्याख्यान दे पाता हो, भाषण दे पाता हो। आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित और सैद्धांतिकी भौतिकी के प्रोफेसर रहे स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। अगर हम ये बात किसी के सामने कहेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हम खुद ही विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित सैद्धांतिकी भौतिकी के प्रोफेसर थे ये, जिनका नाम था स्टीफन विलियम हॉकिंग। ये दुनिया में ऐसे विलक्षण मतलब कि कह सकते हैं हम एकदम अनोखे व्यक्तित्व के स्वामी थे। ठीक है, तो उनकी गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती है। बच्चों, हम सभी ने आइंस्टीन का नाम तो सुना ही है, उनके बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में ये आते हैं। कौन? स्टीफन विलियम हॉकिंग। पढ़ेंगे आगे। उनकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उनकी जिजीविषा और जीवन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण ने पूरी दुनिया के लोगों को प्रेरित किया। तो उनके अंदर बुद्धि तो थी, तेज बुद्धि के मालिक थे, जो प्रण कर लेते थे उसको पूरा करते थे। साथ ही जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा और जीवन के प्रति जो उनका सकारात्मक नजरिया था, उसने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति के इरादे प्रबल हों तो वह कोई भी कार्य कर सकता है। उनका जीवन हमें यह बताता है कि अगर जीवन व्यक्ति के अंदर पक्का इरादा है, व्यक्ति का मजबूत इच्छा शक्ति है, तो वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। पाठ के शब्दार्थ है कल्पना करना, अनुमान करना। अगला है महानतम, क्या हो जाएगा? सर्वाधिक महान। आगे पढ़ते हैं पाठ। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 फरवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1942 को, और कहां पर हुआ था? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक
चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे और उनकी मां इसाबेल उसी संस्थान में सचिव के रूप में कार्य करती थी। तो इनके पिता का नाम था फ्रैंक हॉकिंग, जो कि करते थे चिकित्सा अनुसंधान, यहाँ पर चिकित्सा के संबंध में खोजें होती रहती है, उस संस्थान में शोधकर्ता यानी कि खोज करने वाले के रूप में कार्य करते थे, नई नई जो खोजें करते रहते उसके रूप में कार्य करते थे। और उनकी मां का नाम था इजाबेल, जो इसी संस्थान में यानी कि चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में सचिव के रूप में काम करती थी। स्टीफन की प्रारंभिक शिक्षा सेंट अल्बान स्कूल में हुई थी। बचपन से ही स्टीफन अपनी आसपास की चीजों को जानने और समझने के प्रति जिज्ञासु थे। जो इनकी सबसे पहली शिक्षा थी कहाँ हुई थी? सेंट अल्बान स्कूल में। और इनकी बचपन से ही आदत थी कि अपने आसपास की चीजों को के बारे में जानने की इनमें इच्छा शक्ति प्रबल थी, मतलब जानने की इच्छा रहती थी, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे ये। कहा जाता है कि जब भी उन्हें कोई खराब रेडियो या घड़ी मिल जाती वे तुरंत उसे ठीक करने बैठ जाते। उनके पिता की इच्छा थी कि स्टीफन जीव विज्ञान की पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि गणित में थी। बचपन में स्टीफन कैसे थे? उनके आसपास उन्हें कोई खराब रेडियो दिख जाए, घड़ी दिख जाए तो उसे सही करने बैठ जाते थे। इनके पिता इनको चाहते थे कि जीव विज्ञान के विषय में ही पढ़ाई करें, जीव विज्ञान की पढ़ाई करें, लेकिन इनकी जो रुचि थी वो गणित में थी। उनकी गणितीय रुचि इस बात से पता चलती है कि उन्होंने गणितीय समीकरण को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से एक कंप्यूटर ही बना डाला। क्या करा इन्होंने? मतलब इतनी ज्यादा रुचि थी इनको कि गणित के जो समीकरण होते हैं, ठीक है, समीकरण, उनको हल करने के लिए कुछ लोगों की सहायता ली और जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान होता है पुराना, उसके हिस्सों को जोड़कर इन्होंने कंप्यूटर बना दिया। शुरू की शिक्षा के बाद स्टीफन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में प्रवेश लिया और भौतिकी में प्रथम श्रेणी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो शुरुआती शिक्षा के बाद ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में गए और वहां से इन्होंने भौतिकी प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद भी आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। फिर कैम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई की, वहां उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर शोध प्रारंभ किया। ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अपनी खोज शुरू की। जब स्टीफन शोध कार्य कर रहे थे उसी दौरान एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। मतलब वही शोध कार्य पर ये लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए ये गिर जाते हैं। उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उनके शरीर में कुछ विशेष बदलाव देखने को मिले। धीरे धीरे इनका शरीर खराब रहने लगा, ये बीमार रहने लगे और उनके शरीर में भी एक अनोखे से बदलाव देखने को मिले। गंभीर जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक एक लाइलाज बीमारी है। जब लोगों ने उनके टेस्ट किए, जांचें हुई उनकी, तब क्या पता चला कि इनको एक बीमारी है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन, और ये लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चल फिर पाने की स्थिति में भी नहीं रह जाता। धीरे धीरे क्या होता है इस बीमारी में? सारे हमारे जो शरीर के जो अंग है वो काम करना धीरे धीरे कम करने लगते हैं और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति चल फिर भी नहीं सकता। अंत में रोगी की श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और सबसे अंत में सांस नली रुकने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर ने स्टीफन के पिता को उस समय बताया था कि स्टीफन अब ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष तक जीवित रहेंगे। उस समय स्टीफन मात्र 21 वर्ष के थे, परंतु स्टीफन ने बीमारी के सामने घुटने नहीं टेके और अपने शोध कार्य में लगे रहे। मतलब उस समय जब इनकी जांच पड़ताल हुई थी, इनकी बीमारी का पता चला था, तो इनके पिता को बताया गया था डॉक्टर के द्वारा कि केवल 2 साल तक ये जिंदा रह पाएंगे, और इस समय स्टीफन की आयु मात्र 21 वर्ष थी। लेकिन इन्होंने फिर भी बीमारी के आगे अपने घुटने नहीं टेके, मतलब बीमारी से ये हारे नहीं और जो ये शोध कार्य कर रहे थे उसको करते रहे। इसी दौरान 14 जुलाई 1965 को ही जैन वाइल्ड नामक एक सुंदर महिला से उन्होंने शादी की और फिर उनकी शादी हो जाती है 14 जुलाई 1965 को एक सुंदर सी स्त्री के साथ जिसका नाम था जेन वाइल्ड। हालांकि तब तक हॉकिंग
का पूरा दाहिना हिस्सा निर्जीव हो चुका था और वो स्टिक के सहारे ही चल फिर पाते थे। मतलब उनका एक हिस्सा पूरा बेकार हो गया था, दाहिनी तरफ का हिस्सा पूरा बेकार हो चुका था, निर्जीव हो गया था और वो स्टिक का सहारा लेकर चलते थे। धीरे धीरे उनके सभी अंग नाकाम हो गए और वे व्हील चेयर पर आ गए, परंतु स्टीफन ने कभी भी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे उनके सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और वे व्हील चेयर पर आ जाते हैं, यानी कि पहिए वाली कुर्सी पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर बीमारी को हावी नहीं होने दे रहे थे। उन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद अपना रिसर्च कार्य जारी रखा और ब्रह्मांड विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मतलब शरीर उनका बेकार हो गया था, लेकिन अपनी जो रिसर्च थी वो उन्होंने जारी रखी, जो वो शोध कार्य कर रहे थे वो जारी रखा और ब्रह्मांड विज्ञान में उन्होंने पीएचडी भी कर ली। इसके बाद उन्होंने लंदन के गणितज्ञ रोजर नील रोज के साथ मिलकर ब्लैक होल पर शोध कार्य प्रारंभ किया। फिर लंदन के गणितज्ञ थे, उनके साथ मिले ये, जिसका नाम था रोजर नील रोज, फिर अपना ब्लैक होल पर अपना शोध कार्य करने लगे ये। तो यहाँ पर पाठ के कुछ शब्दार्थ है: शोध, अनुसंधान कार्य, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, व्हीलचेयर, पहिए वाली कुर्सी। जब इनका शोध कार्य चल रहा था, ठीक है, चलता रहा मतलब लगातार, स्टीफन हॉकिंग को 32 साल की उम्र में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। अब धीरे धीरे जो स्टीफन है 32 साल के हो गए थे, उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक थे। महज 37 साल की उम्र में वे लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। तो सबसे कम उम्र का कोई वैज्ञानिक था जिसने ये उपलब्धि हासिल की थी। जब वो 37 साल के हुए तो लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। न्यूटन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी इस पद की शोभा बढ़ा चुके थे। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक को भी यह पद मिला था। अपने व्याख्यानों और लेखों से हॉकिंग ने दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया था। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अपनी इस प्रकार के व्याख्यान दिया करते थे, भाषण दिया करते थे कि उसको सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े जो विज्ञान प्रेमी थे वो भी प्रभावित हो जाते थे। उन्होंने क्या किया, ब्लैक होल की थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने एक व्याख्यान में उन्होंने बताया था, हमारा ब्रह्मांड निरंतर वैसे ही फैलता जा रहा है जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाएं और उसके बाद गुब्बारा जब फुलाया जाए तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, परंतु रहेंगे गुब्बारे पर ही। यह बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है। एक बार उन्होंने भाषण दिया था बच्चों, एक व्याख्यान दिया था, उसमें बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार इस प्रकार से होता जा रहा है, जैसे कि अगर हम एक गुब्बारा लें और उस पर 2 बिंदु बना दें और फिर उसको फुलाएं, तो जैसे गुब्बारा फैलता है, बिंदु दूर होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है। ठीक है, बिंदु गुब्बारे पर ही रहते हैं लेकिन गुब्बारा बढ़ता है, ऐसे ही ब्रह्मांड भी बढ़ता जा रहा है। हम सब ब्रह्मांड पर ही हैं, लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड और ग्रहों पर यही बात लागू होती है। एक तरफ स्टीफन विलक्षण प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी देते रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही थी। एक तो अपनी असाधारण प्रतिभा से क्या कर रहे थे और जो कड़ी मेहनत स्टीफन के द्वारा की जा रही थी उससे दुनिया को नई नई जानकारी मिल रहे थे, लेकिन प्रकृति उनके साथ कुछ अलग ही कर रही थी। वो उनकी अपंगता, अंगहीनता बढ़ाती जा रही थी। अंगहीनता मतलब उनके सभी अंग धीरे धीरे कर बेकार होते जा रहे थे। 1985 में उन्हें भयंकर न्यूमोनिया हो गया। 1985 में उनको न्यूमोनिया हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी भयंकर रूप धारण कर लेता है। और इस न्यूमोनिया से उनकी बोलने की शक्ति भी चली गई। इतना भयंकर उनको न्यूमोनिया हुआ था कि उनकी बोलने की शक्ति चली गई। ऐसे में उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी इस कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। तो अब उनके सामने समस्या होगी कि वे अपनी बात लोगों को कैसे बताएं।
तो इस समस्या का भी उन्होंने निपटारा किया। उन्होंने अपनी व्हील चेयर पर एक छोटा सा कंप्यूटर और एक स्पीच सिंथेसाइजर लगाया। स्पीच सिंथेसाइजर के बच्चों क्या होता है, जिससे कि हम कृत्रिम रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने का एक यंत्र है ये लगवा दिया। शब्दार्थ है विलक्षण। पहला है हमारा विलक्षण, मतलब असाधारण, अपंगता, अंगहीनता, सिंथेसाइजर, कृत्रिम रूप से बोले जाने के लिए यंत्र। ये लगवा दिया उन्होंने अपनी व्हील चेयर में। ठीक है, अब क्या हुआ आगे बच्चों, स्टीफन की शरीर की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। अब उनके शरीर में केवल इतनी शक्ति थी कि वे कीबोर्ड के बटन दबा कर इधर उधर आते जाते और स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। अब उनकी शक्ति शरीर की बहुत कम हो गई थी, बस इतनी थी कि जो उनकी व्हील चेयर थी उसके बटन दबाकर इधर उधर आ जा सकते थे और स्पीच सिंथेसाइजर के द्वारा जो लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, सवाल पूछते थे, उनके उत्तर दे पाते थे। पूर्ण रूप से शारीरिक तौर पर अक्षम होने पर भी स्टीफन ने हार नहीं मानी। समय समय पर वे विदेश यात्राएं भी करते रहे। वे जहां भी जाते वहां के बड़े बड़े वैज्ञानिक उनका व्याख्यान सुनते। पूरा उनका शरीर बेकार हो गया था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। देश विदेशों की यात्राएं करते थे, जहां पर भी जाते थे बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके व्याख्यानों को सुनते थे, जो कि वो स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से दिया करते थे। स्टीफन कहते थे, यदि मैं व्यर्थ अपने शरीर की विकलांगता के लिए गुस्सा करता हूं तो यह मेरे लिए समय व्यर्थ गंवाने जैसा ही है। यदि आप बस शिकायत ही करते रहेंगे और क्रोधित होते रहेंगे तो किसी के पास हमारे लिए समय नहीं होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर बात की इन्होंने कहा, अगर मैं, जो मेरा शरीर विकलांग है, अगर मैं केवल उसके बारे में ही सोचता रहूंगा, व्यर्थ में गुस्सा करने में, क्रोध करने में अपना समय बेकार करता रहूंगा, तो बस मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, शिकायत करने में, गुस्सा करने में, और किसी के पास हमारे लिए समय नहीं होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता बच्चों। स्टीफन व्हील चेयर पर रहने के बावजूद अलग दिखते थे। कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त कर उन्होंने भौतिकी के बहुत से सफल प्रयोग भी किए। मतलब व्हील चेयर पे थे लेकिन फिर भी अलग, आम इंसानों जैसे नहीं थे कि जैसे आम इंसान अपंग हो जाता है, वैसे नहीं थे। वे कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों की मदद से उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं भौतिकी के लिए। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनसे ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने ऐसी ऐसी बच्चों किताबें लिखी हैं जिनसे ब्रह्मांड की जटिलताओं की, ब्रह्मांड हमारा इतनी सारी चीजों से जो भरा हुआ है, उसको समझने में मदद मिलती है। स्टीफन हॉकिंग ने द ग्रैंड डिजाइन द यूनिवर्स एंड ए नट शेल, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी। उनके पास 12 मानद डिग्रियां थी, 12 मान्यता प्राप्त डिग्रियां थी उनके पास। हॉकिंग के कार्य को देखते हुए अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया। अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें मिला। इसके अलावा भी हॉकिंग को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें रॉयल सोसाइटी मेडल 1976 में इन्हें मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल 1979 में मिला, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर 1982 में मिला, भौतिकी का वुल्फ अवार्ड 1988 में मिला, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड 1989 में मिला, आदि प्रमुख थे। ये सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं। हॉकिंग के जीवन पर वर्ष 2014 में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नामक फिल्म भी बन चुकी है। इनके जीवन पर फिल्म भी बनी है। स्टीफन हॉकिंग कहा करते थे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों को बताए और मैं इस पर किए गए शोध कार्यों में अपना योगदान दे पाया। हमेशा यही कहा करते थे कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने लोगों को मदद की ब्रह्मांड को समझने में, जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं, जो भेद हैं, और उसको सुलझाने में, लोगों को बताने में मैं अपना योगदान दे पाया। मुझे क्या कहते हैं आगे, वो मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। मुझे इस बात पर भी गर्व होता है कि लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। हॉकिंग 21 वर्ष की उम्र से बीमार चल रहे थे, 21 साल से बीमार थे। अपनी गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने अपने जीवन का लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताया। इतनी गंभीर बीमारी थी बच्चों, 53 साल फिर भी व्हील चेयर पर बिताए और काम किया। ठीक है,
14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अंतिम सांस ली। इनकी मृत्यु हुई 14 मार्च सन 2018 को। लेकिन अपने पीछे वे एक ऐसी प्रेरक दास्तान छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदानों के कारण वे सदैव लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेंगे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी दास्तान छोड़ी है, दास्तान यानी कि एक ऐसी कहानी छोड़ी है जो हमेशा सभी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। कि थोड़ी बहुत कमियों से जो हम लोग हार मान लेते हैं, वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी बीमारी का सामना करते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल किया, और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिए हैं, जो विज्ञान की जो सहायता की है, उसके कारण वो हमेशा लोगों द्वारा याद किए जाते रहेंगे, स्मृतियों में रहेंगे, यादों में रहेंगे। तो पाठ के शब्दार्थ है रहस्य भेद, योगदान, सहायता का भाग। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और महानतम वैज्ञानिक के बारे में जाना। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। सही को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं, स्टीफन हॉकिंग ने शोध कार्य किस विषय में किया था? रसायन, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। तो भौतिकी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो इंग्लैंड में हुआ था। हॉकिंग को कभी ना ठीक होने वाली कौन सी बीमारी हो गई थी? न्यूमोनिया, पीलिया, टीबी, मोटर न्यूरॉन। तो उन्हें मोटर न्यूरॉन हो गया था। हॉकिंग ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ट्रिनिटी, मैनचेस्टर। तो कैम्ब्रिज से। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए बच्चों भरते हैं उचित शब्दों के द्वारा। उनमें गजब का साहस था। मात्र 37 वर्ष की आयु में वे लुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड नामक लड़की से हुई। स्टीफन की आरंभिक शिक्षा क्या जाएगा? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। क्या जाएगा? ऑक्सफोर्ड में हुई। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट है सही कथनों के लिए सही तथा गलत कथनों के लिए गलत लिखिए। तो चलिए करते हैं। अगला है सही कथनों के लिए सही तथा गलत कथनों के लिए गलत लिखिए। करते हैं। स्टीफन ने पेड़ पौधों के ऊपर कई किताबें लिखी। गलत। प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही थी। सही। सन 1959 में स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सही। स्टीफन हॉकिंग के पिता एक अनुसंधानकर्ता थे। सही। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से एक बहुत महान वैज्ञानिक के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।